नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम सबसे पहले बात करेंगे आतिशी के दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने की। दरअसल अरविंद केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद आतिशी के नाम पर मुहर लगी है। दिल्ली की नई सीएम आतिशी केजरीवाल की भरोसेमंद है। वहीं बात केजरीवाल के इस्तीफे वाले दांव की। सवाल यह है कि क्या दिल्ली में नवंबर में चुनाव नामुमकिन है, और चलते चलते बात बिहार के गया में सुविधाओं के अभाव की। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में और बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। तो सबसे पहले स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे पहली रिपोर्ट की। दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग गई है। आतिशी के नाम को फाइनल किया गया है। आतिशी वे दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। वे अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट में सबसे हैवीवेट मंत्री रही हैं। आपको बता दें, आतिशी का नाम सबसे आगे चल रहा था। विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मुहर लग गई है। आज सुबह आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइंस स्थित आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। इसमें सर्वसम्मति से नए नेता सदन का चुनाव किया गया। आतिशी पंजाबी राजपूत परिवार से ताल्लुक रखती हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। आतिशी का राजनीतिक सफर। 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुनी गई। 2023 में पहली बार केजरीवाल सरकार में मंत्री बनी। अब साल भर बाद ही 2024 में वो मुख्यमंत्री बनी। 2019 में पूर्वी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी। बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर से हार गई थी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के नए सीएम के लिए दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का नाम फाइनल कर दिया है। दिल्ली सरकार में सबसे अधिक विभागों को संभाल रही आतिशी की योग्यता और ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद जिस तरह उन्होंने आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, वह उनकी काबिलियत का एक नमूना था। यही योग्यता ही उनके दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने की राह पक्की कर दी। पर आम आदमी पार्टी के करीब आधा दर्जन नेता शपथ ग्रहण करने से पहले ही जिस तरह उन्हें डमी, टेम्पररी और खड़ाऊ सीएम की उपाधि दे रहे हैं, वो उनकी हताशा को दिखा रहा है। मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। तो दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। आतिशी का शुरुआती सफर। शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के स्प्रिंगडेल स्कूल से हुई। सेंट स्टीफेंस कॉलेज से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। चिवनिंग स्कॉलरशिप पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से दूसरी मास्टर्स डिग्री हासिल की। आतिशी आम आदमी पार्टी की स्थापना के साथ ही इसके साथ जुड़ी हैं। 2013 में पार्टी के मैनिफेस्टो ड्राफ्ट कमेटी में आतिशी को जगह मिली। आतिशी ने स्कूलों के लिए खास नीतियां बनाई और उसको धरातल में उतारा। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या ये नेता पुरुषवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं?
एक महिला जो अपने समक्षों में सबसे अधिक पढ़ी लिखी है, उसे इस तरीके से ट्रीट किया जाना ठीक है? क्या मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत जैसे लोग सीएम का पद संभालते तब भी ये लोग ऐसे ही बोलते? ये हो सकता है कि उन्हें कुछ दिनों के लिए सीएम बनाया जा रहा हो, पर ये बातें सार्वजनिक रूप से उन्हें सीएम बनने से पहले कहना न केवल राजनीतिक दृष्टि से अनुचित है, बल्कि नैतिक और संवैधानिक तरीके से देखा जाए तो भी गलत है। दिल्ली में जारी इस सियासी घटनाक्रम के बीच दिल्ली सरकार के मंत्री और आप के सीनियर नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये बातें मायने नहीं रखती कि सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। जनता ने तो केजरीवाल को चुना था, कुर्सी तो केजरीवाल की है और आगे भी रहेगी। सिर्फ चुनाव तक इस कुर्सी पर भरत की तरह राम की खड़ाऊ रखकर एक व्यक्ति बैठेगा। आम आदमी पार्टी ने नेता सोमनाथ भारती भी अपने साथी सौरभ भारद्वाज जैसी ही बातें करते हैं। वो कहते हैं कि आतिशी भरत की तरह सरकार चलाएंगी। जिस तरह भगवान श्री राम के वनवास जाने के बाद भरत ने अयोध्या में खड़ाऊ सरकार चलाया था। दिल्ली सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री के पद के दावेदार रहे राम गोपाल राय भी उन्हें डमी कैंडिडेट ही मानते हैं। गोपाल राय ने कहा कि एक विषम परिस्थिति में उन्हें मंत्री बनाया गया है। जब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोबारा चुनकर नहीं आ जाते, दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद आतिशी संभालेंगी। किस तरीके से ये फैसला लिया गया सर? नहीं, ये तो विधायक दल की बैठक में ये सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि चुनाव तक आतिशी जी जो हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी को निभाएंगी और अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता के साथ मिलकर काम करेंगे। देखिए, पहले हमारे पास जेल वाले सीएम थे, 150 दिन जेल से उन्होंने मुख्यमंत्री पद को संभाला, फिर बेल वाले सीएम बने। अब बताया जा रहा है कि प्रॉक्सी सीएम बनने वाली है, लेमडक सीएम बनने वाली है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, ये तो सोमनाथ भारती कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो मुख्यमंत्री है ज्यादा इनको अहमियत तरजीह मत दीजिए, ये तो कुछ दिनों के मेहमान हैं। ये कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की थी, है और रहेगी। इसका मतलब कि उन्होंने पहले ही बता दिया कि चेहरा तो बदला है, चरित्र नहीं बदलेगा। और कैसे बदलेगा? आतिशी जी के विभाग देखिए, हर विभाग में घोटाला है। एजुकेशन का घोटाला, एजुकेशन पर हाईकोर्ट ने क्या बोला है अभी, फिर पानी का घोटाला, जल बोर्ड का घोटाला, उसके अलावा हमने देखा है पीडब्ल्यूडी में घोटाला, जो शीश महल से लेकर अलग अलग घोटाले हुए हैं। तो ये तो खुद अलग अलग घोटालों में उनके विभाग लिप्त है। और शराब घोटाले में तो ये खुद गोवा की इंचार्ज थी, जहां पर शराब घोटाले का पैसा इस्तेमाल हुआ। इनके खुद के परिवारजनों के चैनलों पर सवाल उठाए गए हैं। तो सवाल ये बनता है कि आज केवल और केवल एक नया मनमोहन सिंह, एक नया ओपीएस, एक नया चेहरा मिला है, परंतु कोई चरित्र में बदलाव नहीं हुआ है। अभी आपके माध्यम से पता चला है कि माननीय आतिशी मार्लेना मंत्री जी का नाम प्रस्तावित करा गया है मुख्यमंत्री पद के लिए, तो उन्हें बहुत बहुत बधाई। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने यहाँ 1 दशक से सत्ता भोगी है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं करा है विकास का। सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेन जैसी ये मूल सुविधाएं आम आदमी पार्टी की सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है, तो भी पूरी की पूरी व्यवस्था दिल्ली में चरमरा रही है। दिल्ली बहुत जर्जर हालत में है। इसलिए मुख्यमंत्री का चेहरा कोई भी हो, दिल्ली का दुर्भाग्य बरकरार रहेगा जब तक कि आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट सरकार यहां पर होगी। दिल्ली के उद्धार और सुधार के लिए यहां भाजपा की डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। और इसीलिए मैं दिल्ली के देवतुल्य मतदाता से अनुरोध करूंगी कि आने वाली दिल्ली के इलेक्शंस में भाजपा का चयन करें, यहां पर डबल इंजन की सरकार लेकर आए, ताकि विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक हम सब मिलकर लेके जाएं। इन लोगों की इस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जास्मिन शाह ने भी आतिशी को डमी सीएम कहकर ही संबोधित किया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच आतिशी को डमी सीएम बताए जाने की जो होड़ लगी है, वो सोची समझी रणनीति की तरह की जा रही है। सबको पता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी जीत भी जाती है तो अरविंद केजरीवाल का सीएम बनना मुश्किल ही है।
क्योंकि ईडी और सीबीआई की गिरफ्तारी को कोर्ट ने अभी गैर कानूनी नहीं बताया है। कोर्ट के सामने अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले के आरोपियों में एक हैं। उन्हें कोर्ट की ओर से कोई क्लीन चिट नहीं मिली है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल फिर से सीएम बन सकेंगे, इसमें संदेह की स्थिति है। ऐसी दशा में अगर किसी भी सीएम पद की तलाश हो तो दावेदार की लिस्ट में उनका नाम भी रखा जाएगा। तो आज आतिशी को डमी बता रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यह तय था कि केजरीवाल का उत्तराधिकारी वही होगा जो उनका वफादार होगा। कहा जा रहा है कि आतिशी की निष्ठा और योग्यता पर उन्हें पूर्ण विश्वास है। नया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की देखरेख में ही काम करेगा। इससे वह प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखने में सक्षम होंगे। बहरहाल सवाल यह है कि केजरीवाल का इस्तीफे वाला दांव कितना फायदेमंद होगा। दिल्ली में नवंबर में चुनाव कराने की केजरीवाल की मांग के मायने क्या हैं? क्या दिल्ली में नवंबर में चुनाव नामुमकिन है? इसी पर फोकस करती ये रिपोर्ट। नवंबर में चुनाव नामुमकिन। नवंबर में दिल्ली विधानसभा चुनाव कराने की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग इसे उनका आत्मविश्वास बता रहे हैं। उनकी माने तो केजरीवाल ने ये बात अपने लोगों को यह संदेश देने के लिए कही है कि वे अभी भी चुनाव के लिए तैयार हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रविवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में इस्तीफा देने की घोषणा की थी। उसी कार्यक्रम में केजरीवाल ने कहा था कि फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, मगर उन्होंने मांग की थी कि चुनाव महाराष्ट्र के साथ समय से पहले नवंबर में ही करा दिए जाने चाहिए। विशेषज्ञ कहते हैं समय से पहले चुनाव तभी हो सकते हैं जब दिल्ली कैबिनेट इसकी सिफारिश करे और राष्ट्रपति इस पर मोहर लगाए। दिल्ली सरकार ऐसा करेगी, ऐसा दिख नहीं रहा है। विधानसभा भंग करने के क्या नियम? नियम ये कहते हैं कि विधानसभा भंग करने के लिए दिल्ली कैबिनेट पहले फैसला लेगी। इसके बाद एलजी के पास कैबिनेट की सिफारिश भेजी जाएगी। एलजी उस पर फैसला लेकर फाइनल राष्ट्रपति को भेजते हैं। राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद ही विधानसभा भंग हो सकती है, जो दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में नजर नहीं आता है। जनप्रतिनिधि कानून की धारा 15 के तहत किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से 6 महीने पहले तक चुनाव आयोग महाचुनाव कराने का ऐलान कर सकता है। यानी कि चुनाव आयोग चाहे तो चुनाव की तारीखें घोषित कर सकता है। हालांकि आमतौर पर ऐसा तभी होता है जब वहां की विधानसभा भंग हो जाती है। अभी दिल्ली की विधानसभा भंग नहीं हुई है। आप के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 2013 में सरकार से इस्तीफा दे दिया था, वे गलती अब दोबारा नहीं करेगी। आप अगर इस बार भी ऐसा करती है तो विपक्ष आरोप लगाता है कि हम सरकार से भाग रहे हैं। इस वजह से आम आदमी पार्टी ने विधानसभा भंग करने का फैसला नहीं लिया है। आप नेता कहते हैं कि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि केजरीवाल ने तुरंत इस्तीफा क्यों नहीं दिया। दरअसल 2 दिन का वक्त चिंतन मंथन के लिए था। केजरीवाल के इस्तीफे के 2 पक्ष। केजरीवाल का इस्तीफा चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। मीडिया के अलावा केजरीवाल के ये कदम शायद ही कहीं और सुर्खियां बना पाया। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी इसे एक ऐसे नेता का फैसला बताएगी जो सत्ता से ज्यादा नैतिकता को अहमियत देता है। दूसरी तरफ जिस नेता ने 6 महीने पहले जेल जाने पर पद से इस्तीफा नहीं दिया, वो अब नैतिकता की दुहाई नहीं दे सकता। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने तो मुझे जमानत दे के राहत दी है, मगर जो जनता की अदालत है, मैं जनता की अदालत में जाके अग्नि परीक्षा दूंगा और अग्नि परीक्षा को जब पार करूंगा तो उस कुर्सी पे बैठूंगा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, वरना उस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। आपकी चोरियां पकड़ी जा रही हैं, आपके भ्रष्टाचार पकड़े जा रहे हैं, आपको जेल माननीय न्यायालय ने भेजा है, मैं फिर बता रहा हूं, और आपकी चोरियों के कारण भेजे, तो उसका जवाब आपको दिल्ली की जनता को देना होगा। और जहां तक चुनाव की बात है, आप नवंबर का इंतजार मत कीजिए, अभी अक्टूबर में चुनाव कराइए। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश तो तैयार है, दिल्ली की जनता भी तैयार है। वो चाहती है कि जल्द से जल्द इस भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री से मुक्ति मिले। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का पिछला रिकॉर्ड। 2020 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 6 जनवरी को हुआ था।
8 फरवरी को वोटिंग के बाद 11 फरवरी को नतीजे आए थे। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को 8 सीटों पर जीत मिली थी। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे तक बात नहीं है। केजरीवाल ने नवंबर में विधानसभा चुनाव कराने की भी मांग कर दी थी। उनका कहना है कि महाराष्ट्र के साथ ही दिल्ली में भी नवंबर में चुनाव कराए जाएंगे। बता दें कि दिल्ली की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 तक है। इस हिसाब से मोटा माटा 5 महीने का वक्त बाकी है। चुनाव आयोग ने जून में ही महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के इलेक्टोरल रोल को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। चुनाव आयोग ने 25 जून से इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जबकि फाइनल डेटा 20 अगस्त को पब्लिश किया गया था, यानी कि 2 महीने का वक्त लगा था। चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 16 अगस्त को कर दिया था, जबकि महाराष्ट्र और झारखंड की चुनाव तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है। वहीं 1 अक्टूबर ने चुनाव आयोग के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि देश भर में इलेक्टोरल रोल अपडेट करने की प्रक्रिया 20 अगस्त से शुरू हुई है। इसमें दिल्ली भी शामिल है। 19 से 28 अक्टूबर के बीच इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट रोल तैयार किया जाएगा और इसे 29 अक्टूबर को पब्लिश किया जाएगा। इसके बाद 28 नवंबर तक दावा अर्पित दर्ज की जाएंगी। 24 दिसंबर तक इन सभी दावे आपत्तियों का निपटारा करने के बाद 6 जनवरी 2025 तक फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा, यानी कि अगले 3 महीने को इलेक्टोरल रोल तैयार करने में ही निकल जाएगा। इसीलिए नवंबर में चुनाव कराना मुश्किल है। महाराष्ट्र में तो विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है, इसीलिए यहाँ इससे पहले चुनाव कराना जरूरी है। लेकिन दिल्ली में कार्यकाल खत्म होने में अभी 5 महीने का समय है, लिहाजा समय से पहले चुनाव कराने के लिए दिल्ली सरकार को चुनाव आयोग को कारण भी बताना होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। स्पेशल रिपोर्ट में अब अगली रिपोर्ट की बात करते हैं। आजादी के 7 दशक बाद भी बिहार के गया में सुविधाओं का अभाव अखरने वाली बात है। जाहिर है कि बुनियादी सुविधाएं नहीं तो जीवन यापन में मुश्किलें होंगी। कई गांवों को पक्की सड़कें और पुल का अभी भी इंतजार है। इमामगंज सब डिवीजन में हालत लगातार खराब है। हैरेज और पथरा जैसे गांव में बदहाली का आलम शासन और प्रशासन के दावों की पोल खोल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के गया में सुविधाओं का अभाव। आजादी के 7 दशक बाद भी नहीं है बुनियादी सुविधाएं। कई गांव को पक्की सड़कों और पुल का इंतजार। इमामगंज सब डिवीजन के हेरिज और पथरा जैसे गांव में हालत खराब। देश को आजाद हुए 7 दशक से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन बिहार के गया जिले के कुछ गांव अब तक पक्की सड़कें और पुल न होने की वजह से राज्य के बाकी हिस्सों से कटे हुए हैं। मॉनसून के सीजन में हालत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, क्योंकि इलाके की उफनती नदियों की वजह से लोग महीनों तक पानी में फंसे रहते हैं। गया जिले के इमामगंज सब डिवीजन के हेरिज और पथरा जैसे गांव में हालात सबसे बुरे हैं। पुल न होने की वजह से मॉनसून के दौरान नदियों में पानी बढ़ने से लोगों का उन्हें पार करना बेहद मुश्किल होता है। गांव वालों के मुताबिक हालात बेहद गंभीर हैं, क्योंकि मरीज इलाज के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं। उनका दावा है कि वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। बरसात के सीजन में यहाँ पे किसी का तबीयत खराब हो जाए तो उसको यहाँ से ले जाने में मान के चले कि कितने आदमी को यहाँ डेथ हो गया है जाने में। कितने महिला जो थी गर्भवती यहाँ मर गई। एक महिला का सांप काट दिया जो यहाँ से नहीं जा पाई, वो भी मर गई पिछले साल। हर साल 1-2 आदमी के यहाँ मौत होता है। यहाँ जब सुखाड़ गर्मी के मौसम में यहाँ सुखाड़ होती है, जो पानी के लिए लोग तरसते हैं, और बरसात के मौसम में पहाड़ी क्षेत्र है, इसके चलते नदी आ जाता है, जो यहाँ हर समय कोई न कोई दुर्घटना घटते रहता है। कोई बीमार पड़ गए, कोई डिलीवरी केस हो, ऐसी स्थिति में यहाँ एक नहीं दर्जनों मौत हो चुका है। इससे लगता है यहाँ का दुख कर लगता है कि हम लोग क्या करें या न करें, यही समझ में नहीं आता है। इसका कारण एक
पुलिया है। अगर एक नदी पर पुल बन जाता, सारा सुविधा यहाँ के लोगों को मिल जाता है। आपको बता दें कि कई गांव वालों का कहना है खराब रोड कनेक्टिविटी की वजह से युवा आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। गांव वालों का दावा है कि इलाके के नेताओं से बार बार गुजारिश करने के बावजूद पुल की उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। गांव वालों के मुताबिक वे जिले में बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में लगातार सुनते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें अब भी अपने इलाके में नदी पर पुल बनने का इंतजार है। वे उम्मीद लगाए हैं कि उनका ये इंतजार जल्द खत्म होगा और उनकी जिंदगी पहले से बेहतर हो सकेगी। गया निवासियों का कहना है कि झारखंड और बिहार के थलैया पंचायत के अंतर्गत 3 गांव आते हैं, जो दर्शाता है कि किस स्थिति में यहाँ की पब्लिक रहती है। जो स्थिति है उसके देखते हुए यहाँ पुल का निर्माण बेहद जरूरी है। पर तो रास्ता बहुत जर्जर है, इस गांव का भी स्थिति बहुत खराब है। हम एक शिक्षित हैं, इंटर पास हैं, किस तरह से हम बाहर में रहकर पढ़ चुके हैं। यहाँ के लोग जो है से नहीं पढ़ पाता है। लमसम यहाँ करीबन जो बाहर जिसका बाप माँ सक्षम है कि बाहर ले जाकर पढ़ा सके वही पढ़ सकता है, ना तो अन्यथा यहाँ पर शिक्षित माने 0 पॉइंट है, नहीं के बराबर है। हम लोग को आने जाने में बहुत परेशानी होता है, इसीलिए लोग पढ़ नहीं पाता। यहाँ के सांसद विधायक हम लोग बहुत कह चुके, इन लोग सुनने से इनकार है, इस गांव में आने से इनकार है। जब इलेक्शन आता है तो यहाँ के विधायक आता है और कहता है कि हम पुल बना देंगे, उसके बाद जाता है तो फिर लौट के नहीं आता इस देखने इस गांव को कि गांव कैसा है। आने जाने में बहुत सा परेशानी होता है, समस्या बहुत खड़ा होता है, कोई काम यहाँ पर नहीं होता। झारखंड और बिहार के सीमाना पे थलैया पंचायत अंतर्गत 3 गांव आता है, हिरन, पथरा, केवलडी, जो आपके सामने दर्शाता है कि किस स्थिति में यहाँ की पब्लिक रहती है। ताकि जो स्थिति है उसको देखते हुए सरकार से मैं मांग करता हूँ कि यहाँ पुल का निर्माण किया जाए, ताकि जनता को जो सुविधा से वंचित है उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए। कहा जा रहा है कि यहाँ के लोग जो हैं वो ऐसे नहीं पढ़ पाते, जो यहाँ सक्षम है कि बाहर जाकर पढ़ सके वो ही पढ़ सकता है, अन्यथा यहाँ पर शिक्षित नहीं के बराबर है। ग्रामीण कहते हैं कि हम लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है, इसीलिए वह पढ़ नहीं पाता। गया तीर्थ का हिंदू धर्म में काफी महत्व है और ये बौद्ध धर्म की आस्था का भी प्रमुख स्थल है। यहाँ देश भर से कई लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म और पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान और श्राद्ध करने से आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ केवल देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम और माता सीता ने यहाँ राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया था। गया में पहले 360 वेदियां थी जहाँ पिंडदान किया जाता था, लेकिन अब केवल 48 वेदियां ही बची हैं। हरिद्वार, गंगा सागर, कुरुक्षेत्र, चित्रकूट, पुष्कर सहित कई स्थानों में भगवान पितरों को श्रद्धापूर्वक किए गए श्राद्ध से मोक्ष प्रदान कर देते हैं। लेकिन गया में किए गए श्राद्ध की महिमा अलग ही है। कहा जाता है कि भगवान राम और सीता जी ने भी राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए गया में ही पिंडदान किया था। गया को विष्णु का नगर माना गया है। ये मोक्ष की भूमि कहलाती है। विष्णु पुराण और वायु पुराण में भी इसकी चर्चा की गई है। विष्णु पुराण के मुताबिक गया में पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है और वे स्वर्ग चले जाते हैं। माना जाता है कि स्वयं विष्णु यहाँ पितृ देवता के रूप में मौजूद हैं, इसीलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।